नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त बांग्लादेश पर टिकी हुई हैं। 12 फरवरी को यहां वोटिंग होगी और चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा विदेशी दखल बना हुआ है। अमेरिका हो या चीन, भारत हो या पाकिस्तान, सभी की नजरें बांग्लादेश की नई सरकार पर हैं। अमेरिका और पाकिस्तान जमाते इस्लामी की जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। अंतरिम सरकार भी चाहती है कि जमात को जीत मिले। वहीं चीन नहीं चाहता कि कोई ऐसी सरकार बांग्लादेश में बने जिस पर अमेरिका का दबदबा हो। चीन ने बांग्लादेश में सबसे ज्यादा निवेश किया है और भारत भी नहीं चाहता कि ऐसी सरकार बांग्लादेश में बने जो भारत विरोधी हो। बांग्लादेश में यह पहला चुनाव है जब शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों ही चुनाव से दूर हैं। खालिदा जिया की तो जान ही चली गई, वहीं शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। और इन सब के बीच चुनाव से पहले तमाम सर्वे भी सामने आ रहे हैं और इनमें एक बात तो साफ है कि बांग्लादेश में यूनुस सरकार का जाना तय है। मोहम्मद यूनुस के विरोधी तारिक रहमान का नाम नए प्रधानमंत्री के रूप में सबसे आगे चल रहा है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। मस्कट में दूसरे दौर की वार्ता से पहले अमेरिका की चेतावनी, ईरान से दूर रहें अमेरिका के जहाज। परमाणु कार्यक्रम पर तेहरान का वॉशिंगटन को बड़ा ऑफर, तनाव बरकरार। फलस्तीन के सपोर्ट में उतरे मुस्लिम देश, संयुक्त राष्ट्र ने भी इजरायल के कब्जा बढ़ाने के रुख की कड़ी निंदा की, अमेरिका ने भी छोड़ा साथ। एप्स्टीन फाइल्स ने दुनिया भर में मचाया तहलका, ब्रिटेन में पीएम स्टामर के इस्तीफे की मांग, जल्दी ही देश को मिल सकती है पहली महिला प्रधानमंत्री। और चलते चलते में देखेंगे बर्फ के नीचे धधक रही है आग, अंटार्कटिका ग्लेशियर के नीचे वैज्ञानिकों की खोज से मचा हड़कंप। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सरकार को नोटिस दिए बिना हम आदेश नहीं दे सकते, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पीटीआई की याचिका। पार्टी ने की थी अडियाला जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान से मिलने की मांग। नेपाल सरकार ने जेनजी आंदोलन की जांच की तीसरी बार बढ़ाई डेडलाइन, युवाओं के प्रदर्शन के दौरान हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की हो रही है जांच। 11 मार्च तक बढ़ा जांच आयोग का कार्यकाल। भारत पर हमला कीजिए, अमेरिका देगा साथ, 1971 के युद्ध की अमेरिकी फाइल से खुलासा। वॉशिंगटन ने चीन को भी भारत के खिलाफ मदद का दिया था भरोसा। रूस का अमेरिका पर बड़ा आरोप, एनर्जी सप्लाई पर कंट्रोल चाहता है यूएस ताकि दुनिया के देश उनसे महंगी गैस खरीदे। भारत पर हमसे तेल नहीं खरीदने का बनाया दबाव। तो बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होना है और इसके लिए चुनाव प्रचार शाम को थम जाएगा। बांग्लादेश की संसद, जिसे जातीय संसद कहा जाता है, उसमें 350 चुने हुए सदस्य होते हैं। इनमें 300 सदस्यों को लोग अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनते हैं। चुनाव में जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसे जीता हुआ मान लिया जाता है। एक सीट से एक सदस्य चुना जाता है और बचे हुए 50 सदस्यों को सीधे चुना जाता है। सांसद का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। इस साल 300 सीटों के लिए कुल 1981 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 78 महिलाएं मात्र हैं। शेरपुर जिले में जमात उम्मीदवार के निधन के बाद कुल 299 सीटों पर ही वोटिंग होगी। चुनाव में 12,76,95,000 मतदाता भाग लेंगे। मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू होगा, जो शाम 4 बजे तक चलेगा और इसी दिन शाम 4:30 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 13 फरवरी तक सभी नतीजे सामने आ जाएंगे, जिसके बाद नई सरकार का गठन होगा। यानी मोहम्मद यूनुस की सत्ता अब जाने वाली है। मोहम्मद यूनुस और यहां तक कि अमेरिका को भी बांग्लादेश की जनता झटका देते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि ये दोनों बांग्लादेश में नई सरकार में जमाते इस्लामी को देखना चाहते हैं, जिससे नई सरकार में उनका दबदबा बना रहे। लेकिन वोटिंग से ठीक 72 घंटे पहले जो सर्वे सामने आए हैं उसमें जमाते इस्लामी की बड़ी हार बताई जा रही है। दरअसल इस बार के चुनाव में शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके चलते पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की बीएनपी और दक्षिणपंथी जमाते इस्लामी के बीच सीधा मुकाबला है। और अब बांग्लादेशी अखबार प्रथम आलो ने एमिनेंस एसोसिएट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट यानी EASD का एक जनमत सर्वेक्षण जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को बड़ी जीत मिल रही है। इस सर्वे में बीएनपी के गठबंधन को 300 में से 208 सीटें मिल सकती हैं, जबकि जमाते इस्लामी के गठबंधन को सिर्फ 46 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं जीते पार्टी को 3 और दूसरे राजनीतिक दलों को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 17 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीत सकते हैं।
इस सर्वे में 66.3% वोटरों ने बीएनपी की सरकार बनने पर भरोसा जताया है। यानी बीएनपी चीफ तारिक रहमान, जो 17 साल के निर्वासन के बाद हाल ही में बांग्लादेश लौटे हैं, उनके प्रधानमंत्री बनने की सबसे ज्यादा संभावना जताई जा रही है। और अगर बीएनपी को जीत मिलती है तो बांग्लादेश में चीन का प्रभाव बढ़ सकता है। वैसे इस चुनाव से सिर्फ बांग्लादेश के मतदाता नई सरकार ही नहीं चुनेंगे, बल्कि एक संवैधानिक जनमत संग्रह पर भी वोट देंगे, जो तय करेगा कि जुलाई चार्टर लागू होगा या नहीं होगा। जुलाई चार्टर में बताया गया है कि बांग्लादेश पर कैसे शासन किया जाएगा। जनमत संग्रह के मतपत्र में चार्टर के 4 प्रमुख सुधार क्षेत्रों को कवर करने वाला एक ही सवाल है। मतदाताओं को निर्देश दिया गया है कि अगर वो प्रस्तावों से सहमत हैं तो हां दें और असहमत होने पर नहीं पर मुहर लगा सकते हैं। जनमत संग्रह के पक्ष में वोटिंग के लिए पूरे सरकारी अमले से मोहम्मद यूनुस ने प्रचार कराया था और इसका कारण भी था कि अगली सरकार के लिए चार्टर को बाध्यकारी बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मोहम्मद यूनुस अपनी सरकार की वैधता पर जनता की मुहर लगवाना चाहते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान की। तो मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे को धमका रहे हैं, एक दूसरे को मिटाने की चेतावनी दी जा रही है। दोनों ही तरफ से अपनी सेनाओं को अलर्ट पर रखा गया है। ऐसे में कहा तो यह भी जा रहा है कि एक गलत सूचना एक बड़ी जंग भी शुरू करा सकती है। माहौल कुछ ऐसा ही बना दिया गया है कि जंग अब कभी भी शुरू हो सकती है, लेकिन पर्दे के पीछे दूसरी कहानी चल रही है। अमेरिका की तरफ से ईरान को धमकी तो दी जा रही है, लेकिन अमेरिका खुद ईरान से जंग नहीं चाहता। वो जंग के लिए तैयार नहीं दिख रहा है और इसीलिए वो ईरान से बातचीत कर रहा है। 6 फरवरी को मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई थी और अब दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी चल रही है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एसएनएससी के सचिव अली लारिजानी एक डेलीगेशन के साथ ओमान की राजधानी मस्कट पहुंच गए हैं। दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी हो गई है। अमेरिका और ईरान ने अपने रुख में थोड़ी नरमी भी दिखाई है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर रुख नरम किया है और कहा है कि वो अपने परमाणु संवर्धन को कम करने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि पहले अमेरिका और पश्चिमी देशों को ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाना होगा। अमेरिका को यह भरोसा देना होगा कि वो बातचीत को लेकर गंभीर है। ईरान बातचीत के जरिए परमाणु मुद्दे के समाधान की कोशिशें तेज करने को तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि हम ईरान से अच्छी डील करेंगे, लेकिन ट्रंप पर ईरान को भरोसा नहीं है, क्योंकि वो अपने बयान लगातार बदलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का रुख पहले की ही तरह सख्त बना हुआ है। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि हम सम्मान से समझौता नहीं करेंगे, ईरान नहीं झुकेगा, दुश्मनों को हारना ही पड़ेगा। खामेनेई ने टीवी पर जारी एक संदेश में कहा कि असली जंग हथियारों की नहीं, इच्छा शक्ति की है। जब तक दुश्मन यानी अमेरिका और पश्चिमी देश निराश नहीं होते, एक राष्ट्र उत्पीड़न का शिकार होता रहेगा। जब लाखों ईरानी सड़कों पर उतरेंगे तो विदेशी ताकतों को ईरान के मामलों में दखल देने से पीछे हटना पड़ेगा, दुश्मनों को निराश होना पड़ेगा। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी अमेरिका को 2 टूक सुना दिया। उन्होंने कहा कि ईरानी राष्ट्र ने हमेशा सम्मान का जवाब सम्मान से दिया है, लेकिन वो जोर जबरदस्ती की भाषा बर्दाश्त नहीं करता। ईरान का परमाणु कार्यक्रम उनके अधिकारों के दायरे में है। ईरान का मैसेज साफ है, वो बातचीत को तैयार है, लेकिन दबाव मंजूर नहीं करेगा। इस बीच अमेरिका तनाव को और बढ़ा रहा है। अब अमेरिका की तरफ से एक और अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अमेरिकी जहाजों को ईरान से दूर रहने को कहा गया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले मर्चेंट नेवी शिप को आदेश दिए गए हैं कि वो ओमान के जल क्षेत्र का इस्तेमाल करे और पहली कोशिश तो यही करे कि वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य का इस्तेमाल ही बंद कर दे। अमेरिका की चेतावनी के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू भी अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। 11 फरवरी को उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति से होगी, जिसके बाद यह तय होगा कि जंग होगी या फिर बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों के मोर्चे की। तो गजा में युद्ध विराम का बार बार उल्लंघन और अब वेस्ट बैंक की तैयारी। इजरायल के इस रुख के खिलाफ पूरी दुनिया में गुस्सा दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि इजरायली सुरक्षा कैबिनेट से एक प्रस्ताव पारित कर कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब इजरायल के यहूदियों पर वेस्ट बैंक में जमीन खरीदने पर लगी रोक हटा दी गई है। यानी अब वेस्ट बैंक की जमीन पर भी इजरायल अपना कब्जा बढ़ाने का रास्ता खोल रहा है, जिस पर फलस्तीन ने तो कड़ी नाराजगी जताई ही। फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप की मांग की और अब फलस्तीन के सपोर्ट में मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं।
पाकिस्तान, मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर ने एकजुट रूप से इजरायल पर अवैध तरीके से संप्रभुता थोपने, यहूदी बस्तियों के विस्तार और फलस्तीनी जनता को विस्थापित करने का आरोप लगाया है। 8 मुस्लिम देशों ने वेस्ट बैंक में इजरायल की लगातार विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ कड़ी चेतावनी देते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया है। उन्होंने दो टूक कहा कि इजरायल का कब्जे वाले फलस्तीनी इलाकों यानी वेस्ट बैंक पर कोई संप्रभु अधिकार नहीं है। पश्चिमी तट में अपनाई जा रही नीतियां क्षेत्र में हिंसा और संघर्ष को और भड़का रही हैं। ये कदम दो राष्ट्र समाधान को कमजोर करते हैं और फलस्तीनी जनता के स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के अधिकार पर सीधा हमला है। उन्होंने इजरायल की कार्रवाइयों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया और साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2334 का भी हवाला दिया, जिसमें 1967 के बाद कब्जे वाले फलस्तीनी इलाकों की जनसांख्यिकी, स्वरूप और स्थिति बदलने की किसी भी कोशिश की निंदा की गई है। इसके साथ ही मुस्लिम देशों ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे की 2024 की सलाहकारी राय का जिक्र करते हुए आगे कहा कि आईसीजे ने इजरायल की मौजूदगी और नीतियों को अवैध करार दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपनी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारियां निभाएं और इजरायल को पश्चिमी तट में खतरनाक तनाव बढ़ाने और उसके नेताओं के भड़काऊ बयानों पर रोक लगाने के लिए मजबूर करे। यानी मुस्लिम देशों ने इजरायल की मनमानियों को रोकने के लिए एक पूरा मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, यूनाइटेड किंगडम और स्पेन ने भी इजरायल के इस कदम का विरोध किया है। ऐसे में इजरायल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इस बार तो उसे अमेरिका का भी समर्थन मिलता नहीं दिख रहा। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर वेस्ट बैंक के मुद्दे पर अमेरिका का रुख साफ कर दिया है। इस बयान के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेस्ट बैंक पर इजरायल के कब्जे का विरोध करते हैं। एक स्थिर वेस्ट बैंक इजरायल को सुरक्षित रखता है और ये क्षेत्र में शांति प्राप्त करने के इस प्रशासन के लक्ष्य के अनुरूप है। यानी इजरायल अब इस मामले में अलग थलग पड़ गया है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या वो अपनी इन कार्रवाइयों पर रोक लगाएगा या फलस्तीन के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय समुदाय इजरायल के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएंगे। और अब अगली खबर में बात करेंगे ब्रिटेन के पीएम स्टामर की कुर्सी पर मंडराते खतरे की। तो अमेरिकी न्याय विभाग की तरफ से जारी की गई एप्स्टीन फाइल्स ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक इस्तीफों की झड़ी लग गई है। इन फाइल्स के सामने आने के बाद बड़ी से बड़ी शख्सियत भी शक के घेरे में आ गए हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष बिल गेट्स हों या टेस्ला के मालिक एलन मस्क या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इन फाइल्स में अमेरिका के कुख्यात अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ सभी के रिश्तों से पर्दा उठ गया है और सवालों की बौछार हो गई है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है ब्रिटेन पर, जहां पीएम कीयर स्टामर के इस्तीफे की भी चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल ये पूरा विवाद पीटर मंडेलसन, जिनकी तस्वीर इन फाइलों में दर्ज है, उन्हें अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत बनाने पर छिड़ा हुआ है। इस फैसले के चलते अब स्टामर के सबसे भरोसेमंद सहयोगी और डाउनिंग स्ट्रीट के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सवीनी को इस्तीफा भी देना पड़ा। उन्होंने ये कबूल भी किया है कि उन्हें पता था कि मंडेलसन ने जेफरी एप्स्टीन का जेल जाने के बाद भी समर्थन किया था। मंडेलसन पर आरोप यह भी है कि उन्होंने ब्रिटेन के बिजनेस सेक्रेटरी रहते हुए एप्स्टीन को मार्केट से जुड़ी संवेदनशील जानकारी शेयर की थी। ऐसे में मैक्सवीनी ने कहा कि इस फैसले से पार्टी, देश और राजनीति पर लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है। लेकिन केवल उनके इस्तीफे से यह बवाल खत्म नहीं हुआ। अब विपक्ष की मांग है कि पीएम स्टामर को मामले की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। आपको याद होगा कि ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू का इन फाइल्स में नाम आने के बाद उन्हें घर से निकाल दिया गया। ऐसे में स्टामर पर भी पद छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। वैसे तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर स्टामर ने पीड़ितों से माफी भी मांगी है, लेकिन यह भी साफ कर दिया है कि वो अपना पद नहीं छोड़ेंगे। स्टामर ने कहा कि मैंने आज तक जितने भी संघर्ष किए हैं उनमें जीत हासिल की है। मैं अपने जनादेश और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने को तैयार नहीं हूं। भले ही उन्होंने विपक्ष की मांग मानने से इनकार कर दिया हो, लेकिन उनका विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच ब्रिटेन के नए पीएम के लिए एक महिला नेता का नाम सामने आया है। अटकलें हैं कि अगर ये विवाद ऐसे ही बढ़ता रहा और स्टामर का नेतृत्व कमजोर पड़ जाता है तो गृह सचिव शबाना महमूद लेबर पार्टी की कमान संभाल सकती हैं। यानी अगले पीएम की रेस में उनका नाम सबसे आगे बताया जा रहा है और अगर ऐसा होता है तो वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि देश की सियासत में आए इस तूफान से स्टामर कैसे निपटते हैं। क्या वो इस्तीफा देंगे या इस विरोध की उठती इन आवाजों को दबाने में वो कामयाब होंगे, ये देखना होगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे बर्फ के नीचे छिपी आग की।
तो जरा सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां मीलों तक बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, तापमान 0 से भी कई डिग्री नीचे है। आपको लगेगा कि इससे शांत और ठंडी जगह दुनिया में और कोई नहीं होगी। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि चीनी वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे जो खोजा है उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की मीलों गहरी बर्फ के नीचे 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि 207 ज्वालामुखी खोज निकाले हैं। जी हां, 207 ज्वालामुखी, यानी ऊपर -डिग्री वाली ठंड और नीचे दहकता हुआ लावा। और दिलचस्प बात तो यह है कि यह खोज इसी महीने 3 फरवरी को हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि बर्फ के नीचे मौजूद ये इतने सारे ज्वालामुखी फटते होंगे तो इसका असर ऊपर क्या होता होगा। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। तो जब ये ज्वालामुखी अंदर ही अंदर फटते हैं तो लावा बाहर नहीं दिखता। इसकी गर्मी बर्फ को पिघलाकर तालाब बना देती है। ये पानी ग्लेशियरों के नीचे ग्रीस का काम करता है। इससे भारी भरकम बर्फ की चट्टानें तेजी से फिसलकर समुद्र में गिरने लगती हैं। इससे समुद्र का जलस्तर बढ़ता है, जो दुनिया भर के तटीय शहरों के लिए खतरे की घंटी है। इस खोज को इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि अंटार्कटिका को हम हमेशा एक डेड कॉन्टिनेंट मानते आए हैं, लेकिन इस खोज ने बता दिया है कि यह अंदर से काफी एक्टिव है। वैज्ञानिकों के पास अब इन ज्वालामुखियों का सटीक मैप है। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि धरती के इस आखिरी छोर पर भविष्य में क्या हलचल होने वाली है। यह खोज हमें बताती है कि हम अपनी ही धरती के बारे में कितना कम जानते हैं। जिस जगह को हम सिर्फ बर्फ की वजह से जानते थे, उसके नीचे 200 से ज्यादा ज्वालामुखी धधक रहे हैं। यह हमारे लिए न सिर्फ एक उपलब्धि है बल्कि एक चेतावनी भी है। तो फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।